राधे राधे। डेविल मेरा यार, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं पापा की? तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुआ ने जवाब देते हुए कहा। अच्छी बात है, शौर ने कहा और खाना खाने लगा। शौर खाते हुए सोच रहा था, आखिर वो दो लोग कौन हो सकते हैं जो दुआ के घर पर नज़र रखे हुए हैं। दरअसल जब शौर अपने घर पर था तो उसे गार्ड्स का कॉल आया था कि उसी गार्ड का जिसे राज ने दुआ के घर के बाहर तैनात किया था, उस गार्ड ने शौर्य को कॉल कर बताया दो लोग बार बार दुआ के घर के बाहर इधर से उधर घूम रहे हैं और उसके घर पर नज़र रखे हुए हैं। दोनों गार्ड ने दुआ के पेरेंट्स के घर से जाने वाली बात भी बता दी थी। शौर्य ने सोच लिया था आज वो दुआ को परेशान नहीं करेगा, उसके घर नहीं जाएगा। पर गार्ड्स की बात सुनकर शौर्य को दुआ की सेफ्टी की चिंता होने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाया दुआ के पास आने से। शौर्य यही सब सोचते हुए खाना खा रहा था। उसके मन में दो बातें चल रही थीं। पहली, अगर उसके पापा की किसी से दुश्मनी नहीं तो फिर वो आदमी कौन है जो दुआ के घर पर नज़र रखे हुए है। दूसरी, क्या ये उसके दुश्मन है या उसके दुश्मनों को दुआ के बारे में पता चल गया है। अगर ये उसके दुश्मन हुए तो सच में दुआ और उसकी फैमिली खतरे में है। शौर्य सोचते हुए खाने की बाइट ले रहा था। इसी बीच शौर्य ने दुआ को नोटिस नहीं किया। अपना खाना खत्म कर शौर्य ने पानी का गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसकी नज़र दुआ पर गई, जो अपना एक हाथ फैलाए उस पर सर रखकर डाइनिंग टेबल पर ही सो गई थी। दुआ का चेहरा शौर्य के सामने था। दुआ को इतनी मासूमियत से सोते देखकर शौर्य धीरे से मुस्कुराया। उसने पानी पीकर अपने हाथ वॉश किए और दुआ के पास आकर चेयर पर बैठते हुए एक हाथ की कोनी टेबल पर रखते हुए हथेली पर अपना चेहरा टिकाते हुए दुआ को मुस्कुराते हुए देखने लगा। दुआ के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। शौर्य ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके बालों को चेहरे पर से हटाते हुए कान के पीछे कर दिया। शौर्य ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। शौर्य उठा और दुआ को आराम से संभालते हुए से अपनी बाहों में उठा लिया। शौर्य ने ये इतने आराम से किया कि दुआ की आंखें नहीं खुली। शौर्य के उसे गोद में उठाते ही दुआ का चेहरा उसके सीने से लग गया। दुआ को उसके रूम में ले जाकर उसे बेड पर सुला दिया और खुद बालकनी में आकर सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगा। शौर्य ने सिगरेट के कश लेते हुए खुद से कहा, आज तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते तो मैं अकेले इस घर में नहीं छोड़ सकता। जब तक वो आए तो मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। नहीं, पर मैं तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ ना। शौर्य अपनी सिगरेट खत्म कर वापस रूम में आया। उसने सोती हुई दुआ को एक नज़र देखा। वो बड़े आराम से सो रही थी। शौर्य को भी अब नींद आने लगी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो सोए कहाँ। उसका मन तो कर रहा था वो दुआ के बगल की खाली पड़ी जगह पर सो जाए, पर वो जानता था दुआ हंगामा कर देगी कल सुबह जब वो उसे अपने बगल में सोता हुआ देखेगी। यही सोचते हुए शौर्य एक पिलो लेकर काउच पर आ गया। शौर्य काउच पर लेट गया। वो काउच शौर्य की बॉडी के हिसाब से छोटा था। शौर्य को उस पर खुद को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी उसने जैसे तैसे खुद को उस पर एडजस्ट किया। उसने एक नज़र दुआ को देखा जो अपनी बाहों में सॉफ्ट टॉय को दबाए सो रही थी। शौर्य का मन किया कि वो उस सॉफ्ट टॉय का खून ही कर दे, पर उसकी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए शौर्य दूसरी तरफ मुंह कर सो गया। मुंबई में एक क्लब में पार्टी हो रही थी। रात के 2 बज रहे थे, पर वहां पर नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो रात के 2 नहीं 8 बज रहे हों। लोगों की ऐसी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें घर जाने का कोई चिंता ही ना हो। उसी क्लब में एक प्राइवेट रूम में एक लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में भरे सो रहा था। उन दोनों के आधे जिस्म दिख रहे थे, जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। बाकी के आधे जिस्म को एक पतली सी वाइट चादर ने ढका हुआ था। फ़ोन की रिंग से उस लड़के की मजबूरन अपनी नींद से भरी आंखों को खोलने पर मजबूर कर दिया। उस लड़के ने अपनी आधी खुली आंखों से अपना फ़ोन ढूंढा और कॉल रिसीव कर दूसरी तरफ बोल रहे शख्स की बातें सुनने लगा। उसने दूसरी तरफ बोल रहे शख्स की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ, तब कुछ मत करना, मेरे आने का इंतज़ार करो। अपनी बात बोलकर वो लड़का वापस से अपनी आंखें बंद कर सो गया। उसने आंखें बंद किए हुए ही लड़की को कमर में पकड़ा और करीब कर लिया। लड़की ने उसके करीब आते ही अपने
दोनों हाथ लड़के की पीठ पर बांध दिए और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। उस क्लब के कॉर्नर पर एक लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में भरे उससे प्यार कर रहा था। उसके होठ लड़की के गालों पर उसकी कॉलर बोन को चूम रहे थे, तो वहीं उस लड़के के हाथ धीरे धीरे उस लड़की की ड्रेस की जिप को खोल रहे थे। उस लड़के ने अपने हाथ को लड़की की खुली पीठ पर घुमाते हुए उसके होठों पर किस करने लगा। ये दोनों लड़के रमन सिंह रायजादा के बेटे थे। अर्थव सिंह रायजादा, जो अभी एक लड़की के साथ रूम में था, और अर्थव रमन का बड़ा बेटा है, और रक्षित, जो अभी एक लड़की के साथ क्लब में एक कॉर्नर में लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी था, वो रमन का छोटा है, रक्षित सिंह रायजादा। रमन हमेशा से ही यही चाहता था कि अर्थव भी एसएसआर कॉरपोरेशन का सीईओ बने, पर शौर्य के कंपनी को टेक ओवर करने से रमन के कोई सारे सपने टूट कर बिखर गए। रमन के साथ अथर्व और रक्षित भी शौर्य को मारने के मौके तलाशते रहते थे। वो शौर्य को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अगली सुबह दुआ, जो अलार्म सुनकर भी नहीं उठी थी, वो वापस से अलार्म बंद करके सो जाती थी। आज अलार्म बजने से पहले ही जाग गई थी। उसे याद था उसकी मम्मी घर पर नहीं है और उसे सारे काम खुद ही करने हैं। दुआ उठकर बैठ गई और अपनी बाहें फैलाते हुए अंगड़ाई लेने लगी। अंगड़ाई लेते हुए ही दुआ ने अपने आप को रूम में देखा तो उसे कल रात के बातें याद आने लगी। हम तो नीचे थे ना, हम ऊपर कैसे आए? तभी दुआ ये सब खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने काउच पर सो रहे शौर्य पर गई। शौर्य को देखकर दुआ के चेहरे पर गुस्सा आ गया। क्या हमें ये ऊपर लेकर आए और ये अभी तक यहाँ क्यों है, गए क्यों नहीं? बोलते हुए दुआ बेड से उठी और शौर्य के पास आकर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। दुआ ने शौर्य से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी वो खामोश हो गई और शौर्य को देखने लगी। शौर्य के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और साथ ही सिकन भी। उसके होठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो पर बोल नहीं पा रहा हो। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई बुरा सपना देख रहे हैं? दुआ को शौर्य के चेहरे पर ऐसे भाव देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो क्या करे। दुआ को ना जाने क्या हुआ, उसने अपने दुपट्टे का एक कोना पकड़ते हुए शौर्य के माथे पर झलक आए पसीने को साफ करने लगी। शौर्य को जैसे ही ये महसूस हुआ कि कोई उसके पास है, उसने बंद आंखों से ही दुआ के हाथ को पकड़ उसके हाथ को अपने सीने पर रख लिया। दुआ ने शौर्य को अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमारा हाथ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, शौर्य ने नींद में ही कहा। क्या ये नींद में भी हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं? दुआ ने मन ही मन खुद से कहा। शौर्य के होठ एक बार फिर हिलने लगे और वो धीमी आवाज़ से कुछ कहने लगा। दुआ ने सुनने के लिए अपने कान शौर्य के होठों के पास ले गई, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और शौर्य के होठों ने दुआ का गाल को छू लिया। दुआ के शौर्य के ऊपर गिरने से शौर्य की आंखें भी खुल गईं। जब शौर्य ने दुआ को अपने ऊपर देखा तो मुस्कुराने लगा। दुआ अपने को हुई तो शौर्य ने अपने दोनों हाथ दुआ की कमर पर बांधते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तुम मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठाओगी तो मैं यहाँ कभी नहीं सोता। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, क्या कहा आपने? क्या आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा भी? कैसे हम और आपका फ़ायदा उठाएंगे? कभी नहीं। अच्छा, तो तुम मेरे इतने करीब होकर क्या कर रही थी? वो क्या आप गए क्यों नहीं, या क्यों सो गए? नींद आ रही थी बहुत। अगर मैं ड्राइविंग करते हुए सो जाता तो एक्सीडेंट नहीं हो जाता मेरा, और तुम भी तो यहाँ सो रही थी, फिर मुझे कौन बचाने आता? हमें समझ नहीं आता आप ऐसे बहाने कहाँ से लाते हैं। आपको बिजनेसमैन नहीं, बहानेबाज होना चाहिए था। अब छोड़िए हमें। दुआ ने खुद को शौर्य से छुड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम खुद मेरे करीब आई हो तो अब मैं नहीं, अब आगे कुछ मत कहना। दुआ ने शौर्य को बीच में रोकते हुए गुस्से से कहा। शौर्य दुआ की बातें सुन धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, मैं कहूँगा नहीं, पर कर तो सकता हूँ ना। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने मन ही मन खुद से कहा, या खुदा, किस गलती की सज़ा दे रहा है आप हमें? क्यों भेजा है इन्हें हमारी ज़िंदगी में? आपने
दुआ मन ही मन खुद से लड़ रही थी। दुआ के चेहरे पर परेशानी देखकर शौर ने उसे छोड़ दिया। दुआ जल्दी से उठकर जाने लगी तो शौर ने उसके दुपट्टे के एक सिरे को पकड़ लिया। तनाव होते ही दुआ रुक गई। शौर ने उसके दुपट्टे को खींचा तो दुआ उसकी गोद में आ गिरी। ओह, तो तुम फिर से मेरे करीब आ गई, शौर के होठों पर डेविल स्माइल लिए हुए कहा। शौर की बात सुनकर दुआ ने रुडली कहा, काश हमें एक खून माफ होता तो हम आपका अपने हाथों से कत्ल कर देते। दुआ की बात पर शौर ने अपनी गर्म सांसें दुआ के कान पर छोड़ते हुए कहा, तुम्हें रोका किसने? मार दो मुझे, तुम्हारे हाथों से एक बार नहीं 100 बार मरने के लिए तैयार हूं मैं। दुआ के फ्रस्ट्रेशन ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर ने दुआ को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। उसने धीरे से दुआ के कान पर किस किया और उसे छोड़ दिया। शौर की पकड़ से आज़ाद होते ही दुआ शौर की तरफ बिना देखे रूम से बाहर निकलकर नीचे आ गई और फिर मिरर के सामने खड़ी होकर सुनैना रेडी हो रही थी। उसे इतने सज धज के रेडी होते देखकर राधिका ने कहा, अरे इतने क्यों तैयार हो रही हो? तुझे ऑफिस जाना है, पार्टी में नहीं। आंटी, मैं ऑफिस शौर्य के लिए जा रही हूँ ना, काम करने, ना कि काम करने। हाँ जानती हूँ, पर शौर्य को वो लड़कियाँ नहीं पसंद जो ज़्यादा ही सज धज के रहती हैं। आप ये क्यों नहीं कहती? शौर्य को लड़कियाँ ही पसंद नहीं हैं। अब जाइए और मुझे तैयार होने दें। दुआ ने आरव के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। आरव के स्कूल जाने के बाद दुआ भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। वो 2 दिन से दुआ के बात ना हो पाने की वजह से ईशा, मोहित, ऋषि और आयशा चारों ग्राउंड फ्लोर में एंट्रेंस पर ही दुआ का वेट कर रहे थे। दुआ के एंटर होते ही चारों उसे घेर कर खड़े हो गए। खुद को चारों ऐसा घूरते देखकर दुआ ने सवालिया नज़ारों से चारों को देखा और भौहें उचकाकर सवाल किया, ऐसा क्यों देख रहे हैं? पहली बार देखा है क्या? दुआ के सवालिया नज़रों पर चारों ने अपने हाथ को बांध लिया। क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? तुम सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? दुआ ने पूछा। पहले ये बता, 2 दिन से कहाँ गायब है? तो हमारे कॉल और मैसेज को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ईशा ने घूरते हुए कहा। क्या बताएं अब हम इन सबको, एक शैतान हमारे पीछे पड़ा है, दुआ ने मन ही मन खुद से कहा। क्या बताएं हम तुम्हें, क्या जानना चाहते हैं आप सब? दुआ ने पूछा। तो ठीक तो है ना? आयशा ने कहा। नहीं, हम ठीक, तूफान आ गया है हमारी ज़िंदगी जो अब सब खत्म करके ही रहेगा। दुआ अपनी बात बोलकर उसके बीच में निकल कर चली गई। क्या कोई प्रॉब्लम है जिसके हमसे शेयर नहीं करना चाहती? मोहित ने जाती हुई दुआ को देखकर कहा। पता नहीं यार, ऋषि ने मोहित की बातों पर कहा। दुआ गुस्से से लिफ्ट में आई और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट जैसे ही बंद होने वाली थी तभी एक लड़की ने हाथ बढ़ाकर अपना पर्स आगे कर दिया, जिससे लिफ्ट वहीं रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही वो लड़की अंदर आई। दुआ ने उस लड़की को नीचे से ऊपर तक देखा। पर्पल कलर की 1 पीस ऑफ शोल्डर ड्रेस में वो लड़की बहुत एलिगेंट लग रही थी। उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था, चेहरे पर मेकअप और होठों पर बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक। हाई हील्स में वो बिल्कुल एक मॉडल जैसी लग रही थी। ये लड़की सुनैना ही थी, सैफ। सैम उसे पूरा ऑब्जर्व करके दुआ ने मन ही मन खुद से कहा, सब कुछ तो दिख रहा है, छुपाने के लिए बचा ही क्या है। तो वहीं सैम ने दुआ को ऐसे देखा जैसे वो उसकी असिस्टेंट हो। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर ओपन हुई। दोनों लिफ्ट में एक साथ बाहर आई। दुआ को अपने कैबिन में जाते देखकर सैम ने कहा, तुम इसी फ्लोर पर काम करती हो? दुआ ने हाँ में कहा और अपने कैबिन में चली गई। सैम मुझसे कुछ और भी पूछना चाहती थी, पर उसके कुछ और पूछने से पहले ही दुआ चली गई। अपने कैबिन में आकर दुआ चेयर पर ऐसे बैठी मानो उसका बीपी लो हो गया हो। उसके आंखों के सामने अभी भी सुबह वाले मोमेंट्स चल रहे थे। उसे अपने कान पर अभी भी शौर्य की गर्म सांसें और उसके होठों को छुअन फील हो रही थी। दुआ ने अपने उस कान पर हाथ रखते हुए आंखें भींची और कहा, दुआ
ये क्या सोच रही है तू? भूल जाओ ये सब। उन्हें क्या लगता है ये सब करके वो हमें खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देंगे? नहीं, हमें उनसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। बोलते हुए दुआ ने पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगी। हमें उनकी शक्ल नहीं देखनी, पर हमें उनके कैबिन में तो जाना ही पड़ेगा। बोलते हुए दुआ उठी और बेमन से शौर्य के कैबिन की तरफ बढ़ गई। दुआ ने कैबिन का डोर बिना नॉक किए ही ओपन किया। जैसे ही दुआ अंदर गई तो शॉक्ड हो गई। उसकी खूबसूरत कंची आंखें शॉक्ड में और बड़ी हो गईं। सैम शौर्य के गले में अपनी बाहें डाले खड़ी थी और शौर्य के दोनों हाथ सैम के कमर पर थे। वो शौर्य के इतने करीब थी, दोनों एक कपल लग रहे थे। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तरफ झुकाते हुए डोर के पास खड़ी दुआ को देखा, जिसके चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। ना जाने कैसे, पर दुआ के चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे। दुआ बिना कुछ कहे डोर क्लोज करके चली गई। शौर्य ने एक झटके से सैम को खुद से दूर किया। वो सैम की तरफ बिना देखे वहाँ से चला गया। शौर्य ने जैसे दुआ के कैबिन का डोर ओपन कर अंदर जाना चाहा, उसे रियलाइज हुआ डोर अंदर से बंद है। दुआ, ओपन द डोर। आई दुआ, आई कैन एक्सप्लेन यू। दुआ, प्लीज़ ओपन द डोर। शौर्य के बार बार कहने पर भी दुआ ने डोर ओपन नहीं किया। शौर्य को वापस अपने कैबिन में लौटना पड़ा। इधर दुआ अपने कैबिन में खुद को लॉक करके डेस्क पर रखी फाइलों के ढेर में एक एक फाइल उठाकर उन फाइलों को कंप्लीट करने में लग गई। हाथ के साथ साथ दुआ के होठ भी खूब चल रहे थे। ना तुमसे पहले कोई था और ना तुमसे बात कोई होगा। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, कोई भी लड़की अपना दिल निकाल कर उसके कदमों में रख दे। अच्छा है हम इनकी बातों में नहीं आए, हमें तो पहले ही पता था ये लड़के होते ही भंवरे जैसे हैं, भला एक फूल पर कैसे टिक सकते हैं। दुआ गुस्से में बोलते हुए काम की जा रही थी। शौर्य वापस अपने कैबिन में आया तो सैम को अपनी चेयर पर बैठा देख शौर्य ने उसे तीखी नज़रों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ काम करने आई हो या आराम करने? क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बोलते हुए सैम चेयर से उठी और शौर्य के करीब आकर उसे छूने को हुई तो शौर्य ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ माँ के कहने पर रखा है। अच्छा होगा तुम अपनी हद में रहो, और हाँ, आगे से बिना मेरी परमिशन के मेरे कैबिन में आने की बारे में सोचना भी नहीं। शौर्य को गुस्सा से देखकर सैम ने वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। शौर्य थोड़ी देर पहले उस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर पहले सैम शौर्य के कैबिन में जैसे ही एंटर हुई, उसे देखकर शौर्य की भौहें तन गई। वो वहीं सैम उसे होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए देख रही थी। शौर्य सैम को एक नज़र देखकर काम करते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में असाइन किया गया है। शौर्य की बातें सुनते हुए सैम उसके करीब आते हुए बोली, हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं शौर्य, और तुम हो कि ना हाय ना हेलो, बस काम की बातें ही किए जा रहे हो। मैं यहाँ काम करने आता हूँ, बातें करने नहीं। ओह कम ऑन शौर्य, आई नो तुम अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड हो। बोलते हुए सैम शौर्य के चेयर के पीछे आ गई। फिर थोड़ा झुककर अपने बात को जारी रखते हुए आगे बोला, लाइफ में थोड़ा फन भी तो होना चाहिए ना। इससे पहले कि सैम अपनी बाहें शौर्य के गले में डालती, शौर्य अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ गया। शौर्य को जाता देखकर सैम भी उसके पीछे से निकलकर आगे आई और शौर्य सामने खड़े होने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसकी हाई हील्स डिस्बैलेंस हो गई और वो गिरने लगी। शौर्य ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से पकड़ लिया और सैम ने अपने दोनों हाथ शौर्य के गले में लपेट लिए। तभी वो सही से खड़ी हो भी नहीं पाई थी कि दुआ कैबिन का डोर ओपन करते हुए अंदर आई और उसने शौर्य और सैम को करीब देखकर शौर्य को गलत समझ लिया। प्रेजेंट टाइम। शौर्य दुआ को ऐसे खुद को कैबिन में लॉक करने की वजह से परेशान था, पर तभी वह मुस्कुराने लगा। वो ये सोचकर स्माइल कर रहा था, दुआ को फर्क पड़ता है किसी और के किसी के करीब आने से। इधर दुआ गुस्से में बिना ब्रेक लिए लगातार काम किए जा रही थी। उसे रह रहकर शौर्य और सैम की नज़दीकियाँ याद आ रही थी। दुआ, तुम अभी भी वही सब क्यों सोच रही हो? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता
चाहिए वो किसी के करीब आए तो मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुआ खुद को ही समझा जा रही थी। दुआ ने फाइलों के ढेर में एक नज़र देखा जिसे आपने कंप्लीट कर दिया था। अब हमें ये लेकर जाना ही होगा उनके कैबिन पर हम उनका चेहरा नहीं देखना चाहते। दुआ ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा। दुआ ने फाइलों का ढेर से कुछ फाइलें ली और उन्हें लेकर शौर्य के कैबिन के पास आकर कैबिन के डोर पर नॉक करने लगी। शौर्य को लगा कोई और है तो उसने भी बिना डोर की तरफ देखे कहा, कम इन कहकर दुआ अंदर आई और उन फाइलों को डेस्क पर पटकते हुए रखा। आवाज़ सुनकर शौर्य ने सिर उठाकर सामने देखा। दुआ को देखकर वो धीरे से मुस्कुराया तो वहीं शौर्य को मुस्कुराते देखकर दुआ ने अपने भौहें सिकड़ उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। शौर्य को घूर कर दुआ वापस जाने लगी पर तभी उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। दुआ ने पलटकर देखा, शौर्य ने उसका दुपट्टा पकड़ा हुआ था। दुआ ने गुस्से से नाक फुलाते हुए कहा, हमारा दुपट्टा छोड़ो और अगर मैं ऐसे ना करूं तो। शौर्य ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, खून कर देंगे हम आपका। दुआ ने शौर्य के करीब आकर अग्रेसिव होते हुए कहा, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा कूट लगती हो। बनाने वाले बड़ी ही फुर्सत से बनाया है तुम्हें मेरे लिए। शौर्य की ऐसी बातें दुआ को और गुस्सा दिला रही थी। दुआ ने अपने दोनों हाथ शौर्य को मारने के लिए आगे बढ़ाए और उसके नज़दीक जाकर रोक लिए। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? दिल तो यही चाहता है हमारा कि बहुत मारे हम आपको। ठीक है, दिया तुम्हें एक मौका। तुम्हें पास 5 मिनट हैं। तुम इन 5 मिनट में मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें छूँगा भी नहीं, प्रॉमिस। दुआ ने कहा। प्रॉमिस, शौर्य ने पलकें झपकते हुए कहा। शौर्य की बातें सुनकर दुआ के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो तीखी नज़रों से शौर्य को देखने लगी। ठीक है, दिया तुम्हें एक मौका और। बस तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। तुम इन 5 मिनटों में मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें छूँगा भी नहीं। शौर्य की इस बात सुनकर दुआ खुश हो गई और वो होठों पर तंज भरी मुस्कान से बोली, प्रॉमिस। प्रॉमिस, शौर्य ने पलकें झपकाते हुए कहा। शौर्य की बात सुनकर दुआ के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। शौर्य ने दुआ के गुस्से को भांप लिया था। वो उसके गुस्से को शांत करना चाहता था, इसलिए उसने दुआ से ये सब कहा था। शौर्य ने भी जानना चाहता था कि उसके ऐसे कहने के बाद दुआ उसके साथ क्या करेगी, वो कैसे अपना गुस्सा उस पर निकालेगी। दुआ शौर्य को घूरते हुए आगे बढ़ी। शौर्य के सामने आकर उसने अपने हाथों को आपस में ऐसे रगड़ा मानो वो अपने हाथों से शौर्य को पीटना की चटनी बना देगी। शौर्य उसे ये सब करते देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी जिसे देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। दुआ ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर शौर्य के कॉलर को पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। शौर्य दुआ को ऐसे खींचने से थोड़ा झुक गया और उसके आंखों में देखने लगा। दुआ ने शौर्य की काली भूरी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए कहा, आज हम आपसे सारा हिसाब चुकता करेंगे। आपने हमें जितना परेशान किया है उसका बदला आज हम आपसे लेंगे। दुआ की सांसें शौर्य के चेहरे पर पड़ रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी दुआ को अपनी बाहों में भर ले और उसे खुद से दूर ना जाने दे। दुआ के ऐसे रूप को देखकर शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़की क्या पागल हो गई है? मैंने इस खुद को पनिश करने के लिए कहा, एक मौका दिया और ये है कि अपनी क्यूट हरकतों से मुझे बहका रही है। अगर ये मेरे इतने ही करीब रही तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा। शौर्य ये सब सोचते हुए दुआ को देख रहा था। उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। दुआ ने अपने दोनों हाथों का पंच बनाया और शौर्य के सीने पर मारने लगी, पर शौर्य उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दुआ का ऐसा उसे मारना उसे मसाज वाली फीलिंग दे रहा था। दुआ के छोटे छोटे हाथों से शौर्य को कहाँ चोट लगने वाली थी। शौर्य अब खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। शौर्य को स्माइल करते देखकर दुआ ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, आप हंस रहे हैं? छोड़ेंगे नहीं हम आपको। बोलते हुए दुआ ने आवाज़ रौंदी साउंड में कर ली, यानी रोने की सी हो गई। शौर्य की हंसी उसे और इरिटेट और गुस्सा दिला रही थी। इतना मारने पर भी शौर्य अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला।
दुआ ने ये देख टेबल पर से पानी का गिलास उठाकर शौर्य के ऊपर खाली कर दिया। दुआ ने शौर्य के पीछे जाकर उसकी पीठ पर भी मुक्के की बारिश की, पर शौर्य बिना रिएक्ट किए ऐसे ही खड़ा था। दुआ को शौर्य का इतना शांत रहना भी उसे और गुस्सा दिला रहा था। दुआ के हाथ दर्द होने लगे थे। उसने अपने हाथों को देखते हुए कहा, पत्थर के बने हो क्या? आप हमारे हाथों में अब मार कर दर्द होने लगा है, पर आपके एक दर्द भरी आहट तक नहीं निकली। बोलते हुए दुआ ने मुंह लटका लिया। शौर्य ने दुआ का हाथ अपने हाथों में लेकर उसके हाथों को अपने दूसरे हाथ से सहलाते हुए कहा, ज़्यादा दर्द हो रहा है? दुआ ने शौर्य के हाथों के बीच से अपना हाथ खींचते हुए कहा, छोड़िए हमें, बहुत गुस्सा आ रहा है हमें आप पर। तो निकालो ना, शौर्य ने दुआ की बातों पर कहा। दुआ ने झुकी पलकों से उठाकर शौर्य को देखा। उसकी आंखें नम थीं। दुआ की आंखों में आंसू देखकर शौर्य ने अपना एक हाथ दुआ के गले में ऐसे डाला कि उसका अंगूठा दुआ के गाल पर आ गया। अपने अंगूठे से दुआ के गाल पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए शौर्य ने कहा, ही इज इलीगल, डोंट क्राई। दुआ, जिसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, उसने शौर्य के हाथ को अपने हाथ से झटक दिया और उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। शौर्य के चेहरे से होकर दुआ की आंखें उसके बाल पर गईं, जो अच्छे से सेट किए हुए थे। दुआ ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए शौर्य के बाल को बिगाड़ना चाहा, और उसके हाथ शौर्य के बाल तक पहुंच ही नहीं रहे थे, तो इधर उधर देखते हुए डेस्क पर रखी चीज़ों को साइड कर उस पर चढ़ गई। शौर्य उसे ये सब करते देखकर कन्फ्यूजन होते हुए खुद से बोला, ये करना क्या चाहती है? दुआ डेस्क पर चढ़कर दोनों हाथों से शौर्य के वेट सेल बालों को बिगाड़ने लगी। शौर्य उसे ये सब करते देखकर मुस्कुरा रहा था। शौर्य के बालों को बिगाड़कर अब उसका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया था। अब दुआ के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी। दुआ को मुस्कुराते देख शौर्य ने पूछा, क्या अब तुम खुश हो? दुआ ने भी स्माइल करते हुए कहा, बहुत, और नीचे आने लगी, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और डेस्क पर से ही नीचे गिरने लगी। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से दुआ को के कमर से पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। दुआ के डेस्क पर खड़े होने की वजह से वो शौर्य के ऊपर झुकी हुई थी और उसके दोनों हाथ शौर्य के कंधे पर थे, जो शौर्य के गले में लिपटे हुए थे। शौर्य का चेहरा ऊपर की तरफ था, जो दुआ को चेहरे को एकदम करीब था। दुआ के सारे बाल ऐसे झुकने की वजह से शौर्य के उसके चेहरे को एक साइड से ढके हुए थे। वो दोनों जिस पोजीशन में थे, उन्हें कोई ऐसे देखता तो यही कहता दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। शौर्य जो दुआ की आंखों में देखते हुए खो गया था, वो वहीं दुआ उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एक तो शौर्य के हाथ में उसकी कमर थी और वो शौर्य के ऊपर झुकने की वजह से उसके काफ़ी करीब आ गई थी। तभी एक आवाज़ ने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज़ सुनकर दोनों ने उस तरफ देखा। केबिन के डोर पर राज और अनमय आंखें बड़ी करके मुंह खोले उन्हें ही देख रहे थे। शौर्य ने दुआ के कमर से पकड़ उसे ही डेस्क पर से नीचे उतारा। दुआ अपने बालों को ठीक करते हुए शौर्य के पीछे छुप गई। वो दोनों अभी भी ऐसे ही खड़े थे जैसे उन्हें किसी ने स्टैचू कर दिया हो। शौर्य की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी हालत देखकर दोनों समझ गए वहाँ क्या हो रहा था, और दोनों ने ऐसी अचानक आकर उनको एडोरेबल मोमेंट को ख़राब कर दिया था। शौर्य अपनी आग उगलती आंखों से दोनों को ऐसे घूर रहा था मानो वो दोनों उसकी आंखों से ही जल जाएंगे। शौर्य की आंखें की आग की तपस दोनों होश में आए। सॉरी, हम बाद में आते हैं, बोलते दोनों चले गए। उनके जाने के बाद दुआ ने गुस्से से कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ। अब वो लोग हमें गलत समझ रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, तो तुम जाकर बता दो उन्हें कि हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। हाँ, हम अभी उन्हें बता कर आते हैं। बोलते हुए दुआ डोर तक गई, फिर अचानक से रुककर पीछे पलटकर बोली, आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं? अगर हमने उनसे कुछ कहा तो उन्हें यही होगा कि हम सफाई दे रहे हैं, और हम सच में कुछ कर रहे थे। इधर सैम को देखकर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ सैम की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। सैम भी वहाँ पर एक प्रिटेंड कर रही थी कि
सबको जैसे वह बहुत प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड वुमेन हो। सैम के लुक्स और ड्रेसिंग से भी सब बहुत प्रभावित हुए। जिस तरह से स्टाफ सैम को ट्रीट कर रहे थे, उससे सैम खुद को बहुत एलिगेंट समझने लगी थी। देखना शौर्य, एक दिन तुम भी लोगों की तरह ही मेरे आगे पीछे घूमोगे। आफ्टर ऑल मैं यहाँ आई भी तो तुम्हारे लिए हूँ। सैम ने मन ही मन खुद से कहा। क्या ये वही लड़की है? अनमय ने राज से पूछा। राज ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। यार ये इतनी सी है, क्या ये सच में उसे संभाल पाएगी? अनमय ने फिर से कहा। अब जो भी है, यही है शौर्य की पहली बार कोई लड़की पसंद आई है और वो उसके लिए पागल है। उसे अपने पास रखने के लिए तुझे पता नहीं उसने क्या क्या किया है। राज ने अनमय को जवाब देते हुए कहा। अनमय ने चेयर पर बैठते हुए कहा, वैसे खूबसूरत तो बहुत है वो लड़की। सारी भाभी। अनमय की बातों पर राज मुस्कुराने लगा। चलो अच्छा है, हमारे डेविल को उसकी एंजल मिल गई। अब शौर्य हमारे ऊपर थोड़ा रहम करेगा। गलत फहमी है तेरी। उसकी पॉलिटली नेचर सिर्फ दुआ के लिए, हमारे लिए तो वही क्रूअल डेविल है वो, राज ने कहा। दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। दुआ लंच टाइम होते ही कैंटीन में आ गई। ईशा और आयशा दोनों उसके सामने बैठे थे और उससे सच जानने की कोशिश कर रहे थे। दुआ को समझ नहीं आ रहा था वो उन्हें कैसे बताए शौर्य के बारे में। प्लीज़ यार दुआ, कुछ तो बोलना, हम तेरे दोस्त हैं यार। सिचुएशन कैसी भी हो, हम हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। ईशा ने दुआ को हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। आयशा ने भी दुआ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ यार बता क्या बात है। दोनों के ऐसे बार बार पूछने पर दुआ ने एक लंबी सांस लेते हुए उन्हें शुरू से लेकर अब तक सब बता दिया। आयशा और ईशा दोनों दुआ को ऐसे देख रही थी मानो वो इस बात पर बिलीव करने की कोशिश कर रही थी कि दुआ जो कह रही है वो सच है। दोनों ही जानती थी दुआ झूठ नहीं बोलती है, तो उन्हें दुआ की बात पर बिलीव करना ही पड़ा। क्या सच में शौर्य सिंह रायज़ादा तुमसे प्यार करते हैं? आई कांट बिलीव यार, शौर्य सर तुझसे प्यार करते हैं। आयशा ने दुआ को आंखें बड़ी कर देखते हुए कहा। दुआ आयशा के रिएक्शन पर उसे घूर कर देखते हुए बोली, प्यार नहीं पागलपन है उनका ये, और वो अपने इस पागलपन में वो हमें भी पागल कर देंगे। पर दुआ, शौर्य सर तुझे पसंद करते हैं, कितनी लकी है यार तू। काश तेरी जगह मैं होती। आयशा ने फिर से खोए हुए अंदाज में कहा। ईशा दुआ की प्रॉब्लम समझ रही थी। उसने सोचते हुए कहा, तो उस रात जिसे तूने अपनी सांसें दी थी वो शौर्य सर थे? ईशा की बात सुनकर दुआ ने नज़रें नीचे कर ली और हाँ में सर हिला दिया। अब तो आयशा पागल ही हो गई थी। क्या सच में तूने शौर्य सर को किस किया? दुआ ने गुस्से से आयशा को घूरा और उठते हुए बोली, हम जा रहे हैं। दुआ मेरी बात तो सुन यार, ईशा ने कहा, पर दुआ रुकी नहीं। मैं बात करती हूँ उससे। बोलते हुए आयशा उठी और दुआ के पीछे जाने लगी। आयशा दुआ के पीछे पीछे आवाज़ देते हुए जा रही थी, पर दुआ उसे इग्नोर कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। दुआ सुनना यार, इतना भी क्या गुस्सा होना। आयशा कंटिन्यू असली बोलते हुए जा रही थी। तभी उसने अपने सामने से आ रहे एक शख्स को टकरा गई। आयशा गिरती तो उससे पहले ही वो शख्स ने आयशा की कमर से पकड़ते हुए थाम लिया। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? गलती तुम्हारी है, मैं तो देखकर ही चल रहा था, तुम खुद मुझसे आकर टकराई। आयशा ने उस शख्स की बातों पर कहा, अब देख क्या रहे हो, छोड़ो मुझे। ऐसे ही आयशा ने ये कहा, उस शख्स ने उसे बिना एक पल के देरी के छोड़ दिया। आयशा नीचे गिर गई। आउच! कहते हुए आयशा ने एक हाथ से अपनी कमर पकड़ते हुए उसे घूर कर देखते हुए बोली, बेरहम आदमी, छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि मुझे गिरा दो तुमने ही तो कहा था छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। बोलते हुए वो बिना आयशा की हेल्प किए चला गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग को शौर्य ने नौकरी दे रखी है, अनमय धीरे से फुसफुसाया। आयशा ने अनमय को जाते देखा और खुद से कहा, तुम्हारा मिलो, तुम्हारी भी कमर ना तोड़ी तो मेरा नाम
आयशा नहीं। दूसरी तरफ दुआ का घर। आरब लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था और दुआ किचन में खाना बना रही थी। तभी उसे कल रात की बात याद आई, कैसे कल रात शौहर ने उसे ज़बरदस्ती खाना गर्म करवा कर खाया था। कल रात की बातों को याद करते हुए दुआ ने खुद से कहा, थोड़ा ज़्यादा खाना बना लेते हैं, उस शैतान का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आज भी आ जाए और कहे कि हमारे घर राशन खत्म हो गया है, फिर क्या करेंगे हम, कहाँ से लाएंगे खाना, कहीं आधी रात को हमें खाना ही ना बनाने लग पड़े। खुद से बातें करते हुए और वहीं सब सोचते हुए दुआ शौहर के लिए भी खाना बनाने लगी। खाना बनाकर दुआ ने पहले अपने अब्बू अम्मी के से बात की और उसके बाद करने के बाद खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर आरब को आवाज़ दी। दोनों भाई बहन खाना खाने लगे। तभी डोर बेल बजी। डोर की बेल की आवाज़ सुनकर डर गई। उसे लगा डोर पर शौर्य है। यही सोचते हुए दुआ ने मन ही मन खुद से कहा, क्या इनका दिमाग खराब हो गया है, ये बालकोनी की जगह डोर से क्यों आए हैं। आरब जब इन्हें देखेगा तो क्या कहेगा। हम आरब से सोचते हुए दुआ उठी और डोर ओपन करने जाने लगी। तभी आरब ने उसे रोकते हुए कहा, आपा आप बैठे, हम देखते हैं कौन है। आरब अपनी बात बोलकर बिना दुआ की बात सुने आगे बढ़ गया। दुआ ने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 9 बजा रही थी। आज इतनी जल्दी क्यों आ गए, ये तो 12 बजे के बाद ही आते हैं ना। दुआ पूरी तरह से श्योर थी कि डोर पर शौर्य ही है। आरब के डोर ओपन करते ही दुआ ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। कुछ सेकंड का पोज लेकर दुआ ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। आयशा और ईशा दोनों आरब से बातें करती हुई अंदर आ गई। तुम दोनों यहाँ इस वक्त? दुआ ने सवाल किया। हाँ हम दोनों यहाँ। अब तू तो हमें बताएगी नहीं, अंकल आंटी मनाली गए हैं तो हमें खुद ही पता कर लिया और यहाँ आ गए रहने, आयशा ने जवाब में कहा। रहने? दुआ ने चौंकते हुए कहा। अगर ये यहाँ रहेंगी तो शौर्य सर रात में यहाँ आते हैं, इन्हें पता चल जाएगा और ये सबको बता देंगी। अब क्या करें हम, कैसे दोनों को मना करें हम, दुआ सोचने लगी। दुआ ने कैंटीन के दोनों को सब बता दिया था, सिवाय इस बात की कि शौर्य रात में उनके रूम में आता है। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देखकर और खाने की खुशबू सूंघकर दोनों ने एक साथ कहा, वाओ यार तूने इतना टेस्टी खाना बनाया है, देखकर ही भूख लग गई। बोलते हुए दोनों चेयर पीछे कर बैठ गई और अपनी प्लेट सीधी करते हुए खाना सर्व करने लगी। अरे ये खाना हमने तुम दोनों के लिए नहीं, शैतान के लिए बनाया है, दुआ ने खुद से ही कहा। दुआ ने दोनों को खाते देखकर आगे बोली, सारा खाना तो ये दोनों खा जाएंगी, हम शैतान को क्या खिलाएंगे अगर वो आ गए तो। दुआ ये सब मन ही मन खुद से कह रही थी। आपा आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, आइए, क्या आपको खाना नहीं खाना, आरब ने दुआ को खड़े देखकर पूछा। हाँ हम आ रहे हैं, तुम शुरू करो, बोलते दुआ भी चली आई और चेयर पीछे कर बैठ गई। दोनों खाना खाते हुए एक नज़र देखकर खाने लगी और मन ही मन खाते हुए खुद से बोली, सही कहती है अम्मी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। शौहर के बिला में शौहर फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल उन्हीं गार्ड्स का था जो दुआ के घर पर नज़र रखे हुए थे। गार्ड ने जब शौहर को ये बताया कि दुआ के घर पर उसके दोस्त आए हैं तो शौहर की भौहें तन गई। शौहर जानता था कि दुआ के फ्रेंड सर्कल में 2 लड़के भी हैं, ऋषि और मोहित। शौहर को लगा कि शौहर और मोहित दुआ के घर आए हैं। शौहर यही सोचते हुए गुस्से में भर गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी गार्ड ने उसे पूरी बात बताई। गार्ड की पूरी बात सुनकर शौहर शांत हो गया और फिर गार्ड को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, नज़र रखो और कुछ गड़बड़ लगे तो पहले मुझे कॉल करना, अगर फिर से भी आदमी दिखे तो उठा लो उन्हें। शौहर ने अपनी बात कहकर कॉल कट कर दिया। शौहर काउच पर बैठ गया और सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगा। उसके ख्यालों में दुआ थी, क्योंकि शौहर अब 2 लोगों के बारे में ही सोचता था। पहला उसके दुश्मन जो उसके ऊपर छुपकर वार करते थे, अभी तक उनके सामने नहीं आए थे। दूसरी दुआ जो अब शौहर की जुनून बन गई थी। गार्ड की बात से शौहर इतना तो समझ गया था कि ईशा और आयशा दुआ के साथ रहने आई हैं, इसलिए अब वो उसके घर नहीं जा सकता और यही बात शौहर को परेशान कर रही थी। इतने
दिन से उसे रात में दुआ का चेहरा देखकर सोने की आदत जो हो गई थी, दुआ उसका सुकून बन गई थी। दूसरी तरफ एक खंडरनुमा गोडाउन में एक आदमी को चेयर पर बांधा हुआ था। दो आदमी लगातार उस आदमी को मारे जा रहे थे। मारते हुए उसके होठों पर एक ही सवाल था, बता, तूने उस सबूत को कहाँ छुपाया है? उस आदमी ने इतनी मार खाई थी कि अब उसके मुंह से सही से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसने लड़खड़ाते हुए शब्द ने कहा, मैंने जिस आदमी के बारे में बताया, मैंने उसी आदमी को वो पेन ड्राइव दी थी। मुझे तो उस आदमी का नाम तक नहीं पता। उस आदमी के ये कहने पर दूसरा आदमी जो उसे मार रहा था, उसने कहा, तूने जो हुलिया हमें बताया उसकी मदद से हमने उस आदमी का घर ढूंढ लिया, पर उस घर में वो आदमी रहता ही नहीं। वहाँ एक 4 साल का लड़का और एक 14 साल का लड़का और 20 साल की लड़की रहती है। तो अब तू ही बता वो आदमी कौन है? मैं सच कह रहा हूँ, वो जो भी जानता था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, एक आदमी ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। वो दोनों आदमी साइड से हो गए। पहले आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, क्या करें इसे? कैसे ढूंढें उस पेन ड्राइव को? ढूंढना तो पड़ेगा, वरना क्या कहेंगे हम अब उनसे? उनका दिया एक काम भी हमसे सही से नहीं हो पाया। दूसरे आदमी ने कहा, क्यों ना उस लड़की को उठा ले, फिर उसी से पूछ लेंगे क्या वे उस आदमी को जानती है। पहले आदमी ने कहा, बात तो सही है तेरी, भेजो अपने आदमी को और मौका देखकर बोलो उससे कि उस लड़की को उठाकर यहाँ ले आए। दूसरे आदमी ने कहा, दुआ का घर। खाने के बाद वो दोनों दुआ के रूम में आ गई। बेड पर बैठी दोनों ही लड़कियां एक दूसरे के इशारे कर रही थीं। दरअसल ईशा और आयशा दोनों ये जानना चाहती थी दुआ के मन में क्या है और वो किसे पसंद करती है, मोहित या शौर्य को। दोनों ही ये बात जानती थी, मोहित दुआ को कॉलेज के फर्स्ट डे से प्यार करता है। इसलिए आज वो दोनों दुआ के दिल की किसी हुकूमत है दुआ के दिल में किसकी हुकूमत है जानने के लिए दोनों दुआ के घर आई थी। एक दूसरे को इशारा करते हुए बाद आयशा बेड से उठी और दुआ के कबर्ड में कपड़े ठीक करने रही थी। अब उसके गाल में पीछे से बाहें डालते हुए आयशा ने कहा, दुआ मेरी जान, क्या मैं तुझसे कुछ पूछूं? तुम इतने प्यार से पूछ रही हो, इसका मतलब कुछ उल्टा सीधा ही पूछोगी? इतना भी उल्टा नहीं पूछूंगी यार, मैं तो बस ये जानना चाहती थी क्या तू भी शौर्य सर को पसंद करती है? आयशा के ये कहने पर दुआ ने आयशा को ऐसे देखा मानो आयशा ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। बुरा लगा हो तो सॉरी यार, पर ऐसे तो मत देख, डर लग रहा है तुझसे, आयशा ने डरते हुए दुआ से दूर होते हुए कहा। हम उन्हें क्यों पसंद करेंगे? दिमाग खराब हो गया है हमारा जो हम उस शैतान को पसंद करेंगे? दुआ ने घूरते हुए कहा। तो फिर तू किसे पसंद करती है? इस बार सवाल ईशा ने किया। किसी को भी नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई और अपने परिवार से प्यार है। तो क्या तू कभी किसी से प्यार नहीं करेगी? आयशा ने पूछा। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहा, अगर तुझे किसी से प्यार हो गया तो? ऐसा कभी नहीं होगा, हम किसी से प्यार नहीं करेंगे, हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। मेरी जान, प्यार सोच समझ कर नहीं होता, वो तो बस हो जाता है, ईशा ने कहा। अगर हमें किसी से मोहब्बत हो भी गई तो हम अपनी मोहब्बत में लॉयल रहेंगे और लोगों की तरह छल कपट या चालें नहीं चलेंगे। हमारे लिए मोहब्बत खुदा का इबादत जैसी है जो दिल से की जाती है। दो अपनी बातें बोलकर बेड पर बैठ गई। ईशा की ऐसी डेफिनेशन, इश्क की ऐसी डेफिनेशन तो मैंने पहली बार सुनी है, आयशा ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा। फिर तो मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का जिस दिन तुझे मोहब्बत होगी। हम भी तो देखें दुआ अहमद खान की मोहब्बत कैसी होती है। ईशा ने दुआ को एक नज़र देखते हुए कहा। ईशा की बातें सुनकर दुआ ने उसको और देखा। दुआ की नज़र उसके चेहरे से फिसलकर उसके गले पर बने लाल निशान पर गई। ऐसे लाल निशान तो उस दिन हमारे गले पर और कंधे पर भी थे। दुआ ने उस लाल निशान को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, हमें वो तो निशान सोने की वजह से बन गए हैं। ईशा ने गले पर कैसे
पर कैसे बन रही, क्या ये भी हमारी तरह ज़्यादा सोने लगी है? दुआ अभी भी इन निशानों को देखकर सोच रही थी। आयशा ने दुआ की नज़रों का पीछा किया तो उसे उन निशानों को देखकर हंसी आ गई। ईशा छुपा इन्हें। दुआ बड़े ध्यान से तेरे गले पर बने निशानों को देख रही है। बोलते हुए आयशा हंसने लगी। ईशा जल्दी जल्दी अपने टॉप को ठीक करने लगी। इसे छुपाना क्यों? सोने से तो बने हैं ये निशान, दुआ ने कैजुअली कहा। सीरियसली दुआ, तुझे ये लगता है ये निशान सोने की वजह से बने हैं? आयशा ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, और मेरी भोली भाली प्यारी सी बहन, इसे लव बाइट कहते हैं, आयशा ने दुआ के कानों पर गाल खींचते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर दुआ ने ईशा की तरफ देखा। ईशा दुआ के अपनी नज़रें चुरा रही थी। लव बाइट, दुआ ने धीरे से कहा। हाँ, क्या तुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता? तुझे इसके बारे में नहीं पता? बोलते हुए आयशा ने दुआ को सब बता दिया। दुआ ने सवालिया नज़रों से ईशा को देखते हुए पूछा, क्या ये सच है? ईशा ने सर झुकाए हुए ही हम कहा। छोड़ो ना ये सब, ये मेरे और ऋषि के बीच का मैटर है। चल सोते हैं, बहुत रात हो गई है, ईशा ने कहा। आयशा काउच पर सो गई और ईशा दुआ के बगल बेड पर सो गई। दुआ की आंखों में तो नींद जैसी उड़ गई थी। दुआ के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे वो निशान किसने दिए। दुआ की आंखें छत की सीलिंग को देख रही थीं। उसकी आंखों के कोने से आंसू की बूंद निकलकर पिलो पर भिगो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये किसने किया था। अगली सुबह दुआ कल सोई ही नहीं थी। उसे नींद ही नहीं आई। दुआ सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी पर उसके मन में अभी भी वही सब चल रहा था। ईशा जब सोकर उठी और रेडी होकर नीचे आई तब तक दुआ ने सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया था। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दुआ का मन कुछ खाने को नहीं कर रहा था। वो जल्द से जल्द SSR कॉर्पोरेशन पहुंचना चाहती थी। आयशा ने जूस पीते हुए जूस अपने कपड़ों पर गिरा लिया। यार, एक ही ड्रिंक लेकर आई थी। मैंने सोचा था शाम को और एक ही ड्रेस लेकर आई थी। मैंने सोचा था शाम को और कपड़े ले आऊँगी पर ये कपड़े तो ख़राब हो गए। मैं इन कपड़ों में ऑफिस कैसे जाऊँगी? आयशा ने जूस के गिरने से जो दाग उसके कपड़े पर बन गए थे उन्हें देखकर कहा। हम कपड़े निकाल देते हैं, तुम आकर चेंज कर लो, दुआ ने कहा और उठकर चली गई। कपड़े चेंज करने के बाद वो तीनों एक साथ SSR कॉर्पोरेशन के लिए निकल गई। ईशा और आयशा को बाय बोलकर दुआ टॉप फ्लोर पर गई। दुआ अपने कैबिन में ना जाकर सीधा शौर के कैबिन में गई। उसने अपने सामने दुआ को देखकर शौर मुस्कुरा रहा था। तुम आ गई, गुड मॉर्निंग, शौर ने मुस्कुराते हुए कहा पर दुआ को वो उसे घूर रही थी। दुआ को जवाब ना देते देखकर शौर्य अपनी चेयर से उठ गया और दुआ के करीब आते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ठीक हो ना? हम ठीक कैसे हो सकते हैं? जिसकी ज़िंदगी में एक शैतान का साया हो वो ठीक कैसे हो सकता है? दुआ की बातें सुनकर शौर्य ने कहा, दुआ, जो भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दुआ के होठों पर कटाक्ष का मुस्कान लिए कहा, साफ साफ कहें तो मिस्टर SSR, साफ साफ सुने आप और साफ साफ ही हमारे सवालों का जवाब दें। जिस दिन हम नशे में थे क्या आपने हमें छुआ था? शौर्य अपने दांतें दोनों हाथ जेब में डाल के खड़ा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे पर दुआ के सवाल से उसकी भौहें तन गई। बोलिए, चुप क्यों खड़े हैं आप? क्या आपने हमें छुआ था? हमने अपने शरीर पर लाल निशान देखे थे। बताइए, क्या किया था आपने हमारे साथ उस दिन? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। मेरी और भी सीरीज़ चल रही है, आप उन्हें भी सुनिए, बहुत अच्छी लगेंगी और आपका मनोरंजन भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ में सब्सक्राइब भी करते जाइए ना, एक फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब।